नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता संस्कृत विभाग में जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर हुआ है और विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस में जो थर्ड पेपर है, जो जीके का पेपर है, उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के आए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। सेकंड और फर्स्ट पेपर के प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहला वीडियो जो आप लोगों के लिए है वो कॉलेज व्याख्याता संस्कृत विभाग राजनीति विज्ञान में संविधान के जो प्रश्न है, केवल उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। मैंने प्रशासनिक व्यवस्था के प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं किया है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे हमने चर्चा हम लोग कर रहे हैं और विद प्रूफ चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एकेडमी के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्कूल व्याख्याता की राजनीति विज्ञान से तैयारी लगातार हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कि आप जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बड़े शानदार प्रश्न थे, बड़े गंभीर प्रश्न थे। इन प्रश्नों से आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति को आप लोग जान सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और लास्ट में इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, तो कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों के लिए दे रखा है। तो आइए एक एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, वहां जाकर हमारे कंटेंट को चेक करें, वहां जाकर हमारी क्लासों को चेक करें और आपको ठीक लगता है कि पॉलिटिकल एकेडमी आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सारथी की भूमिका निभा सकता है तो आप हमसे अवश्य जुड़े। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े। वहां पर एक प्रश्नोत्तरी चल रही है जिसमें हमने 1100 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अनुसार आप सबकी प्रैक्टिस के लिए वहां पर भेजे हैं और लगातार वो प्रक्रिया हमारी जारी है। पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने है। हालांकि मेरे पास जो पेपर था उस पेपर की जो क्रम संख्या उसके अनुसार ही मैं ले रहा हूं और उसके अनुसार ही मैंने जो है पीडीएफ तैयार की है। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अक्सर हम देखते हैं कि वर्तमान में किस समिति का कौन अध्यक्ष है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। वर्ष 2024-25 की जो जितनी भी राजस्थान में समितियां हैं उन समस्त समितियों की सदस्य संख्या कितनी है, उन समितियों के नाम क्या है, उसके अध्यक्ष कौन है, इसकी मैंने टेबल दी थी हमारी पॉलिटिकल एकेडमी के कंटेंट में और वहीं से ये प्रश्न आया है। मैं आपको दिखा देता हूं हमारे जो संसद और जो विधानमंडल का जो कंटेंट है 94 पेज का, जिसमें एमसीक्यूज भी साथ में है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। इसके अलावा एमसीक्यूज प्रश्न भी है, उनके आंसर शीट भी है, साथ में विधानसभा के नियम भी है, संसद के लोकसभा के नियम भी है। वो सारा कंटेंट उसमें ऐड किया था। तो उसमें हमने पेज नंबर जो है 75 पे जो एक टेबल दी है 75 और 76 पे, ये पहला ही नाम जो याचिका समिति का था और वहीं से प्रश्न आप लोगों के बना है। ये देखिए लगभग ये 3 पेज पर हमने इस टेबल को दिया और वहां से प्रश्न बना। मैंने हाईलाइट कर रखा है, पीडीएफ में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जो प्रश्न जो आए हैं उन प्रश्नों की पीडीएफ में पहुंचा रहा हूं। तो याचिका समिति के जो अध्यक्ष है वो तो हमीर सिंह बहेल है, जो सिवाना के विधायक है। सिवाना के विधायक है, सिवाना एमएलए। और मैं सिवाना चूंकि गवर्नमेंट बालिका जो स्कूल है उसमें मैंने व्याख्याता के रूप में 3.5 साल सेवाएं वहां पर दी थी, तो ठीक हमारे विद्यालय के पीछे आपका ऑफिस है और हमारे कार्यक्रम में आपका विद्यालय की हर गतिविधि में आपका आना रहता था। तो हमीर सिंह जी भाईल जो है सिवाना एमएलए जो है वो याचिका समिति के आपके क्या है अध्यक्ष है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि राजस्थान में 4 वित्तीय समितियां हैं। 4 वित्तीय समितियां। देखिए आजकल जो प्रश्नों की प्रकृति जो बदल रही है उसके अनुसार आजकल आपको विधानसभा के नियमों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लोकसभा के नियमों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन समितियों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों से आपको प्रेरणा लेने की वास्तव में हमने जो कंटेंट दिया, भले ही लंबा चौड़ा कंटेंट दिया, लेकिन उसके देने का कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं और उनको आप ठीक से तैयार करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो यहां जो याचिका समिति के अलावा जो है 4 वित्तीय समितियां हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण रहती है। वित्तीय समितियां आप लोग जानते हैं, लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति कहां मिलेगी? आप जब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सारी समितियां और उनकी पूरी टेबल आप लोगों को मिलेगी, वहीं से हमने कंटेंट लिया है। तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष टीकाराम जूली, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली। इसके अलावा 2 प्राक्कलन समितियां ध्यान रखना। प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। यानी कि जबकि हमारे केंद्र में लोकसभा की
3 वित्तीय समितियां, जबकि विधानसभा की वित्तीय समितियां 4 है, इस बात का ध्यान रखना है। और अर्जुन लाल जिनगर और श्री चंद्र कृपलानी, अर्जुन लाल जिनगर, अर्जुन लाल जिनगर, श्रीचंद कृपलानी, श्रीचंद कृपलानी, ये इनके अध्यक्ष है। ये मैं जो अध्यक्ष बता रहा हूं वर्ष 2024-25 के बता रहा हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्जाम से पहले इन चीजों को आप लोगों को देख लेना चाहिए, ताकि जो है ठीक से ये आपके याद में रहे। इसके बाद में जो अंतिम जो वित्तीय समिति है वो आपके है राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफा, राजकीय उपक्रम समिति, उपक्रम समिति कालीचरण सराफा, कालीचरण सराफ। तो ये कम से कम 4 वित्तीय समितियां और इनके अध्यक्ष का नाम तो आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। और मैंने सबसे पहली जो वित्तीय समिति करवाई वो ये जो है याचिका समिति करवाई, और उसके बाद में 4 वित्तीय समितियां, जो क्रम था जो वेबसाइट पर वही मैंने क्रम इसमें दिया था और वहीं से प्रश्न आप लोगों के साथ में पूछा गया। हमारे राजस्थान की विधानसभा के जो नियम है उसमें 227 में इस समिति का गठन है और 228 में इस समिति के कार्यों का उल्लेख है। हमने पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ था सामान्य शिक्षा विभाग का, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था विधानसभा के नियमों में से। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे। इन प्रश्नों की तह तक आप लोगों को जाना होगा। तो इसका उत्तर तो हो गया आपके हमीर सिंह बाहिल। अगला, भारत के संविधान की अनुसूची 12वीं। आपने यदि ठीक से पॉलिटिकल एकेडमी की कक्षाओं को देखा है तो मैंने जब स्थानीय स्वशासन टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था आपको 11वीं अनुसूची के जो 11 विषय हैं, जो 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय हैं, ये तो याद करने ही करने होंगे। कम से कम हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अभी मध्य प्रदेश का जो पेपर मैंने आप लोगों को हल करवाया था, उस मध्य प्रदेश वाले पेपर में भी 12वीं अनुसूची का प्रश्न पूछा गया। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट में भी 12वीं अनुसूची का प्रश्न पूछा गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सेकंड पेपर और जो फर्स्ट पेपर है जो कॉलेज व्याख्याता का, ये थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का, उसमें भी 12वीं अनुसूची का प्रश्न पूछा गया। एक ही एग्जाम में 2 प्रश्न पूछ लिए गए और लगातार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न। कुछ ऐसे टॉपिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से प्रश्न पूछना ही पूछना है। उसके बावजूद भी यदि आप 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषय याद करके नहीं जाते हैं, संघ सूची, संवृत्ति सूची और राज्य सूची के विषयों को याद करके नहीं जाते हैं, आज तक के प्रधानमंत्री, आज तक के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल यदि आप याद करके नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोग याद करके नहीं जाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी आप लोग रिस्क ले रहे हैं। तो 12वीं अनुसूची आप सब जानते हैं कि 73 अमेंडमेंट के तहत में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74 अमेंडमेंट के तहत 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। चूंकि ये 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, इन बातों से आप लोग परिचित है। अनुच्छेद 243W, चूंकि अनुच्छेद 243W में इस बात का उल्लेख है कि 12वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनके संदर्भ में शक्ति जो है नगर पालिकाओं को प्राप्त रहेगी। जबकि 73वें संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है G 243 कैपिटल G, उसमें इस बात का उल्लेख है कि 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो शक्तियां पंचायत राज संस्थाओं के पास में रहेगी। इनमें से कितने विषय देने राज्य की विधानमंडल तय करती है। तो हम जब बहुत ढंग से इन 12वीं अनुसूची के 18 विषय के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं, हम इसको देखते हैं, तो उसमें बाजार और जो मेले हैं, ये 11वीं अनुसूची का विषय है। और फिक्स से प्रश्न ये पूछा जाएगा, 3 12वीं के देंगे, 1 11वीं अनुसूची का देंगे, या 3 11वीं के देंगे, 1 12वीं अनुसूची का देंगे, या फिर विषयों का जो है यू क्रम में दिए जाएंगे, 4-5 विषय दिए जाएंगे इस प्रकार से, 4-5 इसमें से कौन सा 11वीं और कौन सा 12वीं अनुसूची का है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आपका कंप्लीट ये टू द पॉइंट आप लोगों को चीजें याद रहेगी, तभी इन प्रश्नों को आप लोग हल कर पाएंगे। तो बाजार और जो मेले हैं वो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषय हैं, जबकि सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, जन्म मरण सांख्यिकी, ये जो विषय हैं ये 12वीं अनुसूची के विषय हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न थे। इस प्रकार के प्रश्न आने ही हैं। आपको अभी से तय कर लेना चाहिए कि 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषय तो मुझे याद करने ही करने हैं। मैं इन प्रश्नों को इसलिए हल करवाता हूं ताकि आप लोग इस बात को महसूस कर पाए कि ये जो टेबल जितनी भी हमने कंटेंट में दिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन वाले टॉपिक में ही आपको याद आ रहा तो हमने राज्य वित्त आयोग में
आज तक के सभी राज्य वित्त आयोग, 6 राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ उसकी टेबल आप लोगों को उपलब्ध करवाई है, वहीं से प्रश्न है। और ये 12वीं अनुसूची का जो एग्जाम्पल दिया, कई बार इस प्रकार से विषय दे दिए जाते हैं, उसमें से 12वीं अनुसूची का पूछ लिया जाता है, एक बीच में 11वीं अनुसूची का डाल दिया जाता है। तो ये प्रश्नों की प्रकृति को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालक्रम के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें सबसे पहले चर्चा कर लेनी चाहिए कि राज्य वित्त आयोग में सबसे पहले जो है के गोयल, के गोयल। तो सबसे पहले राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में के गोयल की अध्यक्षता में गठित किया गया। उसके बाद में हीरालाल देवपुरा इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया। वर्ष 1999 में इनका गठन कब किया, यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में माणकचंद सुराणा की अध्यक्षता में गठित किया गया था वर्ष 2004 में। नंबर 4 बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 5वां वित्त आयोग गठित किया गया था डॉक्टर ज्योति किरण। आप देखेंगे कि लगातार क्रम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 6वां वित्त आयोग प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में। तो ये 6 के 6 नाम आपको कम से कम याद रखने चाहिए, इनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये वो बातें हैं, वो प्राथमिक चीजें हैं कि इनको तो याद करके जाना ही होगा, और इनको ही आप याद करके नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, चूंकि मैंने आपको कह दिया। तो 2011 में ये वाला, 2011 में, 2014 में और 2021 में इनका गठन किया गया। चूंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I में पंचायतों के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यही राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के तहत जो है नगर पालिकाओं के संदर्भ में काम करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I में है। और राज्य वित्त आयोग के गठन जो है राज्यपाल के द्वारा प्रति 5 वर्ष में किया जाता है। कब किया जाता है? प्रति 5 वर्ष में किया जाता है। अब यदि आपने इस क्रम को देख लिया है ठीक से, तो मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न तभी हल होंगे जब आप बहुत ढंग से इन चीजों को तैयार करेंगे, अन्यथा नहीं हो पाते हैं। तो के गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणकचंद सुराणा, बीडी कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण और जो है प्रद्युमन सिंह। अब देखिए, हीरालाल देवपुरा, डॉक्टर ज्योति किरण, लेकिन माणकचंद सुराणा पहले हैं और ये बाद में दे रखा था, ये विकल्प आपके गलत हो गया। इसके अलावा बीडी कल्ला, माणकचंद सुराणा दे रखा है उसके बाद में, जबकि आप जानते हैं कि बीडी कल्ला से पहले माणकचंद सुराणा थे। डॉक्टर ज्योति किरण के बाद में बीडी कल्ला दे रखा, जबकि बीडी कल्ला डॉक्टर ज्योति किरण से पहले थे, तो यह भी गलत हो गया। हीरालाल देवपुरा, माणकचंद सुराणा और बीडी कल्ला, ये कथन बिल्कुल आपके क्या है? सही है। तो ऐसे प्रश्नों को हल आप तभी कर पाएंगे जब इनके क्रम को ठीक से याद रखेंगे। आपको याद आ रहा तो 2024 में जो नेट का एग्जाम हुआ, वापिस वो एग्जाम हो चुका, उसके प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें कितने सारे प्रश्न क्रम के पूछे गए थे। नेट के एग्जाम में तो कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं, लेकिन कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता में क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने पढ़ाते समय इन बातों को बार बार आपको कहा है कि ये चीजें आपको याद रखनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 191 का खंड 1, मैं पिछले 10 वर्षों से इन पेपर को देख रहा हूं। एक तो 91 जो अमेंडमेंट है वर्ष 2003 वाला, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को जो है निश्चित किया गया, और एक जो है निर्हरताएं, यानी कि संसद और विधान मंडल के सदस्यों की निर्हरताओं के संदर्भ में जो आर्टिकल है, संसद के संदर्भ में 102, 103, और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जो आर्टिकल है 191 और 192। मैं देख रहा हूं कि हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक प्रश्न कौन सा पूछा गया है, तो एक तो प्रश्न है आप लोगों के 91वां संविधान संशोधन, और पिछले 4-5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं 102, 103, 191, 192। और यह कि ये बात मैंने कक्षा में भी आप लोगों को कही थी, जब आपने हमारी कक्षा देखी थी पॉलिटिकल एकेडमी, तो ये बात मैंने बहुत बार साझा की है और यहीं से प्रश्न आया हुआ है। ये दोनों प्रश्न इस कॉलेज व्याख्याता में हैं।
कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, हर दूसरे एग्जाम में आते हैं। मैंने इन दोनों की जिक्र इसी प्रकार से की थी जब मैंने टॉपिक पढ़वाए थे, और हमने एमसीक्यूज टॉपिक जब हल करवाया तब भी इनकी खूब सारी चर्चा की। अनुच्छेद 191 के खंड 1 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की नरहरता यानी कि अयोग्यताओं के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आरएस में प्रश्न पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। देखिए क्या है, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। एक इसको ठीक से समझ लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। अनुच्छेद 191 में विधानसभा के सदस्यों की या विधानमंडल के सदस्यों की, और यही बात यदि हम करें अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत, मैंने तुलनात्मक करवाया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग जानते हैं, तो ये बात जो है संसद के सदस्यों के संदर्भ में लागू होती है। अनुच्छेद 191 के खंड 1 के 1 में ए, बी, सी, डी, ई में नरहरताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 191 के खंड ए में, हालांकि 102 के खंड ए में भी, एक में भी यही बात है कि, तो अनुच्छेद 191 के खंड 1 के ए में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई सदस्य लाभ का पद प्राप्त कर दे, लाभ का पद, या वो विकृत चित्त होता है, विकृत चित्त, या वो अनुमोदित दिवालिया हो जाए, दिवालिया, या वो भारत का नागरिक नहीं रहे, भारत का नागरिक, या किसी विदेशी राज्य के प्रति उसकी निष्ठा होती है, अनुमोदित, दिवालिया, विकृत चित्त, लाभ का पद यदि प्राप्त कर लेता है। और ई में लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि है, संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके तहत यदि वो निहरित घोषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 192 के खंड 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 191 के खंड 1 में जिन निर्हरताओं का उल्लेख है, उस संदर्भ में निर्णय संघ के संदर्भ में राष्ट्रपति लेते हैं, जबकि राज्य के संदर्भ में सभी निर्णय कौन लेते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है, लेकिन इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल इस प्रकार का निर्णय के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से राय लेता है। निर्वाचन आयोग, यहां भारत निर्वाचन आयोग की बात हम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग के अनुसार ही उसके द्वारा क्या लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। दोनों बातें इसमें हैं, यानी कि संघ के संदर्भ में राष्ट्रपति लेते हैं और राज्य के संदर्भ में कौन लेते हैं? राज्यपाल लेते हैं। एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, राज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। लेकिन दो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, एक में तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल का निर्णय विनिश्चय अंतिम होगा, लेकिन दो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। तो दो में लिखा हुआ है कि राज्यपाल इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग, हम ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। राज्यपाल निर्वाचन, ऐसे मुद्दे पर, ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग से राय लेगा, ध्यान रखना, और उस राय के अनुसार ही निर्णय करेगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान यह भी रखना है कि आर्टिकल 191 के 2 में इस बात का उल्लेख किया गया, ये जोड़ा गया दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में प्रावधान जोड़ा गया था बाद में, और इसमें प्रावधान किया गया था कि दल बदल के संदर्भ में जो है सभी निर्णय 10वीं अनुसूची के अधीन होंगे, यानी कि 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हित किए जाएंगे। दल बदल के आधार पर किसी जो है निर्हित हो जाता है, और आप जानते हैं कि इस संदर्भ में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदन का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उसका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन अनुच्छेद 191 के खंड 1 में जिन निर्णयताओं का उल्लेख है, उस संदर्भ में निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं और राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन इस संदर्भ में इस प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग से परामर्श लेते हैं। अब इस कथन को देखिए जरा, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है, बिल्कुल बात सही है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसी राय के अनुसार कार्य करेगा, यह बात भी सही है। बैरक्ट की हूबहू लैंग्वेज पूछी जा रही है, आप यदि ठीक से यदि उठाकर इस प्रश्न को देखेंगे, आर्टिकल 191 का खंड 1 यदि आप लोग पढ़ेंगे, 192 का
192 का खंड 1 यदि आप पढ़ेंगे और उसका खंड 2 आप यदि देखेंगे तो दोनों कथन आप लोगों को लगेंगे। तो इस प्रकार से इसमें दोनों ही कथन आप लोगों के क्या है, सही है। तो 3 नंबर इसका विकल्प आप लोगों के सही होगा। इतनी गहराई से अध्ययन करेंगे और ये एक बार नहीं है, ये अनेक बार, कम से कम मैंने 5-6 बार यूट्यूब पर इसको हल करवा लिया है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम, देखो मैंने अभी आपको कहा, एक तो प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे अधिक अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103, और यही राज्य के संदर्भ में 191 और 192, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमने तुलनात्मक करवा रखा है। दूसरा मैंने चर्चा की थी, पूछा जाता है 91st अमेंडमेंट जो हुआ, 91वां जो संविधान संशोधन 2003 हुआ, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया। आप यदि पिछले 10 वर्षों के पेपर उठाकर देखेंगे, ये 2 प्रश्न आपको हर पहले दूसरे पेपर में मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, ये देखिए कॉलेज व्याख्याता के फर्स्ट थर्ड पेपर में, जीके के पेपर में प्रश्न पूछा गया। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, राजस्थान नहीं, सभी राज्यों की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। हालांकि इसके कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में 10 होती है, बाकी सब जगह न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 12 होगी। 91वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 164 के खंड ए में जो ए है उसमें यह प्रावधान किया गया, 91वें संविधान संशोधन 164 के एक के ए में 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में मंत्रिपरिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होगी, न्यूनतम, और बहुत ढंग से करवाया था, ये मैंने आपको बहुत ढंग से करवाया था, न्यूनतम सदस्य संख्या, कम से कम एक कक्षा ली थी हमने इसकी, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 12, लेकिन अधिकतम कितनी होगी, विधानसभा की 15%, विधानसभा की, राज्य की विधानसभा की 15% अधिकतम रहेगी। और 15% ये जो है वो सीएम सहित है, ध्यान रखना। और ध्यान ये भी रखना कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, अब इस पेपर में देखिए मंत्री परिषद दे रखा है, मंत्री परिषद, आपको याद आ रहा है तो मैंने एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी यूट्यूब पर इससे ठीक पहले मैंने जो वीडियो डाले उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें अधिकतम पूछा गया था, इसमें न्यूनतम पूछ लिया। तो लगातार देख लीजिए 2 पेपर में ये प्रश्न आया है। तो 164 एक ए में 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी, जबकि राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित 15% होगी। इस बात का ध्यान रखना। हम यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 200 का 15% होता है 30, तो राजस्थान में अधिकतम हम कह सकते हैं 29 + 1 यानी 30 मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, उप मंत्री भी एक मंत्री होता है, तो सब इस 30 में अधिकतम ही हो सकती है। जबकि आप जानते हैं कि केंद्र में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% हो सकती है, लोकसभा के वहां न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहां लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित है, तो उसकी कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है प्रधानमंत्री सहित। लेकिन राज्यों में विधानसभाओं की सदस्य संख्या अलग अलग होने के कारण, कुछ विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 60 से कम होने के कारण वहां एक न्यूनतम मंत्रिपरिषद तो होनी चाहिए शासन व्यवस्थाओं का संचालित करने के लिए। इसलिए संघीय मंत्रिपरिषद की केवल अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है, जबकि राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम और न्यूनतम दोनों प्रकार की सदस्य संख्या निश्चित है। ये हमारे मूल संविधान में प्रावधान नहीं थे, ध्यान रखना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान जोड़े गए। आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित की गई, मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई। और स्कूल व्याख्याता 2013 में भी ये प्रश्न था। तो ये तो वो चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है। मुझे लगता है कि कॉलेज व्याख्याता के जो जीके का जो पेपर हुआ उसमें जो संविधान के प्रश्न वो पूछे गए, जो तैयार करके यदि कोई विद्यार्थी नहीं जाता तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती करा, फिर वो सिलेक्शन की उम्मीद नहीं रख सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना है? चूंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग टॉपिक हमने करवाया नहीं है, लेकिन कॉलेज व्याख्याता के जीके के पेपर में ये टॉपिक था, तो यहां से प्रश्न पूछा है। तो हमने हमारे गांव में एक निःशुल्क कार्यशाला लगाई थी, उसमें जो हमारे नोट्स थे उस नोट्स में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि अनुच्छेद 320 के खंड 3 में जो है इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पदोन्नति के संदर्भ में जो है राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है। तो यह अनुच्छेद 320 होगा। ये सरल सा हो गया क्योंकि ये संघवाद में विधायी संबंध में आ जाता है। यह अनुच्छेद 145 तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के आ जाता है। और ये 300A तो आप जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार था उसको बाद में जो है
विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट वर्ष 1978 में। तो उसके तहत ये इस प्रकार से विधि के प्रश्नों को हल करने के दो तरीके हैं। आप जानते हैं कि ये 145 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। आप जानते हैं कि 245 जो है संघवाद में हम पढ़ते हैं, विधायी संबंधों के संबंध में है। अनुच्छेद 300 हमने मौलिक अधिकारों में चर्चा की, जिसके तहत जो है विधिक अधिकार इसमें बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को नया आर्टिकल जोड़ा गया। तो स्वाभाविक सा है आर्टिकल कौन सा बच जाता है, 320 ही बच जाता है। और यदि आपने ठीक से भारतीय संविधान के भाग याद कर रखे हैं, उससे संबंधित अनुच्छेद याद कर रखे हैं, तो भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता था। वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में पिछले 5 वर्षों में ये फैक्ट वाले प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाने लगे। कौन से राजस्थान हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे। कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राज्यपाल रहे, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाने लगे। हालांकि इनको याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी यदि देखिए कंपटीशन है, आपको एग्जाम फाइट करना, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको चीजें भी याद करनी होगी। और तरीका एक ही है, बार बार इन चीजों को पढ़े, आपको याद जरूर होगी। वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में, यानी कि 2003 से जो 2008 का उनका जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में राजस्थान के कितने राज्यपाल रहे थे? तो इस दौरान राजस्थान के जो राज्यपाल रहे थे, उसमें सबसे पहला नाम था वसुंधरा राजे के कार्यकाल में कैलाशपति मिश्र। कैलाशपति मिश्र के बाद में मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना के बाद में टीवी राजेश्वर। नंबर 4, इनके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 5 नंबर इसके बाद बने थे A.R. किदवई। और 6 नंबर पर जो राज्यपाल बने थे वो थे शैलेंद्र कुमार सिंह। तो इस प्रकार से 6 राज्यपाल वर्ष 2003 से 2008 के बीच में वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहे थे। तो 6 राज्यपाल, इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों के उत्तर रह जाएगा। बहुत मुश्किल काम है इस प्रकार से। तो ठीक है कि आपको संख्या पूछी, यदि पूछ लेते कौन से राज्यपाल नहीं रहा वो वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के दौरान, हालांकि हमने एक टेबल दे रखी है, उसमें सारे के सारी चीजें फैक्ट दे रखे हैं, आपको हर किताब में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश था? जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि उस समय S.R. दास थे, उनकी सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे। आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अधिपत्र जारी करके करते हैं। 1956 में राजस्थान में जिस समय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी नए सिरे से, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद में, उस समय राजस्थान के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आप लोगों के कैलाशनाथ वाचू इस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। हाईकोर्ट के इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 213, यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका, मैं आपको कह रहा हूं, शक्ति है, अधिकार है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 20 से 30% प्रश्न आपके रिपीट होंगे, कोई भी एग्जाम हो। 20 से 30% प्रश्नों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत भारत जो है राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल बहुत आसान है, इस फर्स्ट को जो 1, 2, 3 में इसको यहां डाल दीजिए, राज्यों में आर्टिकल हो गया, चूंकि आप जानते हैं संविधान हमने पूरा का पूरा तुलनात्मक करवाया। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ध्यान रखना, यह अधिकार नहीं है, क्या है, शक्ति है। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं और पूछे जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को तभी हल कर पाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो शब्दावली है बेयर एक्ट की, उसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। मैं ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को आगे भी दूंगा। यदि आपने ठीक से पढ़ा है, स्पष्ट लिखा हुआ अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो वहां शक्ति शब्द लिखा हुआ, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और देखिए विकल्प कितने नजदीक है, अधिकार, प्रकार्य, दायित्व, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ है। देखिए हाईकोर्ट से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जोधपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 36 जो जिला न्यायालयों का जो है उसमें से 19 जोधपुर हाईकोर्ट के अधीन आते हैं और जो है 17 जो है जयपुर हाईकोर्ट के अधीन आते हैं। और यह प्रश्न कई बार जो है पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर तो होगा आप लोगों के 19। तो ये भी हमने टेबल दी है कौन कौन से किसके अधीन आते हैं, इसकी भी बहुत ढंग से चर्चा हम लोगों ने अपने कंटेंट में की। आपने ठीक से इन कक्षाओं को देखा है तो आप लोग आराम से इन प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, चूंकि ये टॉपिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य सूचना आयोग हमने जो कार्यशाला में जो कंटेंट करवा रखा उसमें इन चीजों को करवा रखा है। और राजस्थान राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में जो आरटीआई जो एक्ट है 2005 जो राजस्थान में वर्ष 2006 में लागू होता है, 18 अप्रैल 2006 के तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में जो प्रावधान है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इसका जो अध्यक्ष होगा यानी कि राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में, आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री। कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। 2 इसके सदस्य होंगे, एक सदस्य होगा विपक्ष का नेता और एक होगा कैबिनेट मंत्री। कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। तो 3 सदस्य जो है ये कॉलेजियम, 3 सदस्य जो कॉलेजियम है ये उनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो है सिफारिश करेगा राज्यपाल को। कैबिनेट मंत्री जिनकी निर्धारित कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। और विधानसभा में, चूंकि राजस्थान में विधानसभा ही है तो विधानसभा के विपक्ष के नेता इसके रहेंगे। देख लीजिए, विधानसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री होते हैं क्योंकि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का यहां कोई लेना देना नहीं है। और यह बहुत सरल प्रश्न था, यह प्रश्न तो किसी के गलत हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखना, किसी भी सदन के पदाधिकारी, केवल एक राज्यसभा के सभापति की बात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनको शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा इनकी टोटल सदन हमारे 8 मान लेते हैं, जैसे कि 4 सदन हो गए, 4 में पदाधिकारी 2-2 होते हैं तो टोटल 8 पदाधिकारी हो गए। इनमें से 1 माइनस करते तो 7 पीछे जो पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, सदस्य के रूप में ये शपथ लेते हैं, अलग से किसी प्रकार की शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, कोई नहीं। तो ये एक ऐसा प्रश्न था, बहुत से विद्यार्थी यहां तक पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ राजस्थान के 90% विद्यार्थी करके आए होंगे और थोड़ा सा कोई ढंग से पढ़ के गया है, थोड़ा सा ढंग के पढ़ के गया है तो वो करके आएगा कोई नहीं। विद्यार्थी यहां तक पहुंचता नहीं कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछेंगे जिसका उत्तर ही कोई नहीं है। बिल्कुल पूछा जाता है। ऐसे 2013 के स्कूल व्याख्याता में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो शपथ का कोई प्रावधान ही नहीं है। राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयोग है, देखिए ये स्थानीय स्वशासन में से तीसरा प्रश्न है। सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल स्थानीय स्वशासन के टॉपिक में से, उसको बहुत ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए थे। कथन दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। मान्य कि यह तथ्य आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी है। चौथा, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। बहुत ही हम कहें कि एक तरह से आसान प्रश्न हो गया यदि आपको ठीक से इसको पढ़ा है, क्योंकि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया और यह पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। और ये तीनों फैक्ट मैंने बहुत ढंग से आप लोगों को लिखवाए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये तथ्य याद नहीं है फिर भी कथन गलत कौन सा हो गया, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि ये तो 2020 के करंट को आपने ठीक से पढ़ रखा है तो इस कथन को कर पाएंगे। शायद इस समय 21 जिले थे 25 की जगह, तो हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं 21 थे 25 थे, लेकिन ये कथन इसमें गलत हो गया क्योंकि 3 कथन को लेकर मैं कंफर्म हूं कि ये तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
तो ये हमने प्रश्नों पर चर्चा की, मेरे हिसाब से सारे प्रश्न हो गए। ये देखिए कंटेंट में से जो प्रश्न आए हैं वो ये याचिका समिति का प्रश्न यहाँ से हैं। स्टूडेंट की तसल्ली के लिए ये देखिए 12वीं अनुसूची में, खैर किसी भी कंटेंट में 12वीं अनुसूची तो देखे ही रखेंगे। ये सड़क और पुल है, ये अग्निशामक सेवाएं हैं, ये जन्म मरण सांख्यिकी है, जो तीनों विषय 12वीं अनुसूची में है, तो चौथा नहीं था। ये टेबल हमने दे रखी है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में, वहां से प्रश्न है। इसके अलावा ये देखिए अनुच्छेद 192 को हमने बहुत ढंग से दे रखा है, ये तुलनात्मक हमने करवाया था, तो ये जो प्रावधान है ठीक वो कि वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर है। ये राज्य निर्वाचन आयोग है, या राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल नाम हो जाएगा केवल। इसके अलावा ये अनुच्छेद, ये देखिए 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 164(1) के ए में ये प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये प्रावधान जोड़ा गया, बहुत ढंग से हमने इसको भी करवाया था। ये देखिए अनुच्छेद 320 में ये कार्यशाला के कंटेंट में से है, जिसमें अगले पेज में रहेगा इसमें। हाँ, ये पदोन्नति, ये देखिए पदोन्नति दे रखा है, तो इसके संदर्भ में सभी निर्णय सरकार लेती है, लेकिन इसके संदर्भ में पदोन्नति के आधारों के संदर्भ में जो है राज्य जो है, ये चूंकि टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग है तो उसके परामर्श से किया जाता है। अगला ही देखिए, ये हमने राज्यपाल दे रखे हैं। ये वसुंधरा राजे प्रथम कार्यकाल 2003 से 2008, और ये 6 राज्यपाल क्रम से लिख रखे हैं, इनके कार्यक्रम भी लिख रखे हैं, कार्यकाल भी लिख रखा है। ये सारे के सारे हमने इसको दिया था और वहां से प्रश्न है, ये फैक्ट है सीधे सीधे। और ये देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49(2) के तहत 1 अक्टूबर 1956 को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया गया था, और इस समय जो है राजस्थान में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी 1 नवंबर 1956 को। कंवरलाल बाफना, जवान सिंह राणावत, के शर्मा, डीएम भंडारी, दुर्गा शंकर दवे, इंद्रनाथ मोदी। तो इंद्रनाथ मोदी भी विकल्प में था, लेकिन ये न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन थे? कैलाशनाथ वाचू, जो दोनों जगह पर बैठते थे। एक बार तो ये भी प्रश्न पूछ लिया कि ये जो 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी कहां बैठते थे, तो कंवरलाल बाफना जयपुर, जवान सिंह राणावत जयपुर, और के शर्मा और डीएम भंडारी जयपुर, और दुर्गा शंकर दवे जोधपुर, और इंद्रनाथ मोदी जोधपुर, और कैलाशनाथ वाचू दोनों जगह बैठते थे। तो ये देखिए जोधपुर मुख्य पीठ के अधिकार क्षेत्र में 19 जिलों को भी हमने दिया है, और ये इसमें देखिए 17 उन सब जिलों के नाम भी हमने दिए हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन देख लीजिए 1 जुलाई 1994 दे रखा है हमने, और ये सारे के सारे इनके क्रम भी दे रखे हैं, और ये यहाँ लिख रखा है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न आराम से आप लोगों के हल हो रहा था। इसके अलावा अनुच्छेद 123 में देखिए जारी करने की शक्ति है, स्पष्ट यहां पर हमने लिख रखा है। अलग से भी एक टेबल में भी हमने चीजें बता रखी थी कि कौन सी शक्ति और कौन से उनके अधिकार है। इसके अलावा ये पदाधिकारियों की शपथ में एक टेबल के माध्यम से करवा, जिसमें यहां स्पष्ट लिखा है मैंने कि पदाधिकारी अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं। ये तीनों में लिख रखा है पदाधिकारी अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं, लेकिन सभापति राज्यसभा के चूंकि उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जबकि उपसभापति अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं। इनकी 7+1 का फॉर्मूला यहां पर चलता है। तो ये एक शपथ लेते हैं क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि ये 7 पदाधिकारी शपथ नहीं लेते हैं, इनके शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत ढंग से इन चीजों को आप पढ़ते हैं तो ये प्रश्न कोई टफ नहीं थे। एक आधे प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो लगभग इसमें से आपके 13 में से 12 अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के प्रश्न होने चाहिए। हालांकि मैं इस बात को जानता हूं कि जीके का पेपर था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए प्रश्न बहुत अच्छे थे, शानदार प्रश्न थे, परंपरागत प्रश्न थे जो लगातार पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न यहां से पूछे गए। तो फैक्ट और तथ्य तो आप लोगों को याद करने ही होंगे। आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो तथ्यात्मक ज्यादा आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक अवश्य साझा करें। इसी उम्मीद और आशा के साथ में अगले वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो पॉलिटिकल साइंस में जो विशेष रूप से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न आए उनको हम हल करवाएं। चूंकि अन्य सारे हम केवल स्कूल लेक्चर का जो बैच ले रहे हैं, कॉलेज लेक्चर का बैच नहीं ले रहे हैं, तो बहुत से ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न आए उसके संदर्भ में चर्चा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न दोनों में कॉमन है, स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चर में, और चूंकि मैं स्पेशली स्कूल लेक्चर के बैच ही ले रहा हूं तो उसी के संदर्भ में बात करना मेरे हिसाब से मेरे अधिकार क्षेत्र में रहेगी। तो अगली वीडियो में उसके संदर्भ में भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये पीडीएफ आपको लेनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यदि आपको नहीं मिल रहा तो 8209744629 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे। और यदि आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल एकेडमी ठीक से नहीं मिल रहा है आपको, तो उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहां आपको उसका लिंक भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं।
थैंक यू वेरी मच।